प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम चैप्टर 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण में एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। इसमें हमें दिया है F बराबर 9/5 C प्लस 32। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है और इसमें हमें 5 पॉइंट सॉल्व करने हैं, हम वो भी सॉल्व करेंगे। चलिए हम पहले क्वेश्चन नंबर 8 को समझ लेते हैं और इसको फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को अगर आप ध्यान से देखेंगे और जब आप इसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो इसके सॉल्यूशन में आप इसको किस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले तो हमें एक समीकरण दिया है और ये समीकरण इस प्रकार से दिया है। क्या दिया है? हमें दिया है कि जो F है वो बराबर है 9/5, इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, C प्लस 32। ये जो आपके सामने है यहाँ पर F और C, अगर इसको आप ध्यान से देखें तो ये वेरिएबल का काम करेगा, यानी कि चर का काम करेगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो यहाँ पर F है और C है, ये दोनों ही तापमान को मेजर करते हैं। तापमान यानी कि जो टेम्परेचर होता है उसको हम दो स्केल से मेजर करते हैं, एक होता है डिग्री सेल्सियस, एक होता है फ़ारेनहाइट। तो F का यहाँ पर जो मतलब होगा वो मैं आपको बता दूं। F का मतलब होगा फ़ारेनहाइट। F का मतलब क्या हो जाएगा? फ़ारेनहाइट। इस फ़ारेनहाइट को मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। F हो जाएगा हमारा फ़ारेनहाइट। ठीक है, और दूसरा हमें C दिया है और C का मतलब हो जाएगा सेल्सियस। क्या हो जाएगा? सेल्सियस। इस प्रकार से तापमान को हम मापते हैं। तो हमारे पास में जो तापमान है वो फ़ारेनहाइट में होगा या सेल्सियस में होगा। तो अगर हम उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले से किया जा सकता है। अगर आपको तापमान फ़ारेनहाइट में दिया है तो आप उसको सेल्सियस में बदल सकते हैं इस फॉर्मूले से, और अगर वो सेल्सियस में दिया है तो आप उसको फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं इस फॉर्मूले से। आप इस बात के ऊपर फोकस करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में जो चर हैं वो F और C ही रहेगा। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने का एक रैखिक समीकरण हमें दिया है और इसका हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। क्या कहा गया है फर्स्ट पॉइंट में? फर्स्ट पॉइंट में हमें कहा गया है कि सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। ठीक है, तो हमारे पास जो समीकरण दिया है उसका हम आलेख खींचेंगे। सेल्सियस को x अक्ष मानेंगे और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानेंगे, ऐसा मानने के लिए हमें कहा गया है। तो अगर ये जो सेल्सियस है, अगर ये x अक्ष है तो सेल्सियस x अक्ष होने का मतलब है कि x अक्ष हमारा जो होता है वो x होता है। ठीक है, और फ़ारेनहाइट को y अक्ष बोला गया है लेने के लिए, तो y अक्ष हमारा y होता है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे
तो सेल्सियस की जगह पर हम x लिख सकते हैं, फ़ारेनहाइट की जगह पर y लिख सकते हैं। तब ये हमारा समीकरण कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? f की जगह आप y लिखेंगे तो y बराबर ये रहेगा 9/5, ये ब्रैकेट, c की जगह पर आप x लिखेंगे प्लस का 32। ये रहा हमारा समीकरण। क्योंकि ये फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि हमें इसका ग्राफ बनाना है, यानी कि जो आपके सामने समीकरण दिख रहा है इसको आप आलेख बनाइए। क्वेश्चन में कहा गया है रैखिक समीकरण का आलेख बनाइए। तो जब हम आलेख बनाएंगे तो हमें तो दो हल की जरूरत पड़ेगी और वो दो हल हम ज्ञात करेंगे। और किस प्रकार से ज्ञात करेंगे ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। मैं यहाँ पर दो हल ज्ञात करूंगा क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ग्राफ बनाने के लिए दो हल कम से कम आपके पास में होना चाहिए। अधिक से अधिक आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहला समीकरण निकालेंगे। जब हम पहला हल निकालेंगे तो x का मान 0 रखेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर तो y का मान क्या मिलेगा? अब हमें y मिल जाएगा, y बराबर 9/5, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, x का मान 0 है प्लस 32। तो y बराबर 9/5 की गुणा 0 में करना है। तो 0 की गुणा आप किसी से भी करेंगे आपको हमेशा 0 मिलेगा। तो 0 के जब आप इसमें कर देंगे तो ये 0 बन जाएगा प्लस का 32। तो y बराबर 0 में 32 जोड़ेंगे तो आपको 32 ही मिलेगा, क्योंकि 0 का कोई अस्तित्व नहीं होता है। अस्तित्व तो होता है, 0 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 0 नहीं होगा तो हमारी बड़ी बड़ी संख्याएं नहीं बनेंगी। आप 100, 1000, 2000, लाख, करोड़ जो संख्याएं बनती हैं वो 0 से ही तो बनती हैं, बड़ी बड़ी संख्याएं। तो 0 का इम्पोर्टेंस तो बहुत है, लेकिन कई स्थितियों में हम देखते हैं कि 0 संख्याओं को गुणा करके 0 बना देता है, या कई बार 0 किसी संख्या में जुड़ता नहीं है, घटता नहीं है। तो ये चीजें आपको दिमाग में रखना है। तो 0 यहाँ पर कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं करेगा। आप जब 0 में 32 जोड़ेंगे तो आपको 32 ही मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से y हमें मिल गया 32। अब हमें एक और हल निकालना है। इस बार हम y को 0 लिख देंगे और x का मान निकाल लेंगे। ठीक है ना? तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको करके देखिए। अब हमें क्या करना है? y 0 रखना है। तो y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, तो जब हम y को 0 रखेंगे तो कैसे रखा जाएगा? ध्यान दीजिए, ये रहा हमारा समीकरण। समीकरण क्या है? y बराबर है 9/5 और इस प्रकार से ये हो जाएगा x प्लस में रहेगा 32। y को तो हमने 0 माना है तो 0 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर गुणा का निशान रहेगा, ध्यान रखिएगा, आपको ये हमेशा दिमाग में रखना है। ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, प्लस का 32। इसके नीचे कुछ नहीं, आप एक लगा के गुणा कर सकते हैं। तो 0 बराबर 9 की गुणा x में करेंगे 9x, 5 की गुणा 1 में करेंगे तो 5 और प्लस का आ जाएगा 32। तो अब आपको ये सॉल्व करना है। तो 32 प्लस में है तो यहाँ पर आ जाएगा -32 रहेगा। 0 को आप लिखना चाहें तो लिख दीजिए और ना लिखें तो कोई बात नहीं है, क्योंकि 0 इसको कोई प्रभावित नहीं कर सकता है। ठीक है, तो हमें मिलेगा 9x/5 और ये प्लस में था माइनस में आ गया। अब आप इसके नीचे एक लगाइए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 9x की गुणा 1 में करेंगे तो हमें 9x मिलेगा। ठीक है, 32 की गुणा 5 में करेंगे तो माइनस का 32 और गुणा में 5। ठीक है, तो जब आप इसके आपस में गुणा करेंगे या x का मान जब आप निकालने जाएंगे तो -32 गुणा में 5, 9 यहाँ पर गुणा में है तो बटे में जाएगा। तो x बराबर माइनस में ये है, प्लस में ये है, तो माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा। और जैसे ही आप 32 की गुणा 5 में करेंगे तो आपको 160 मिलेगा और उसके बाद बटे में 9। अब आप क्या करेंगे? 160 को 9 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर पहले तो 32 की गुणा में 5 में करके दिखा देता हूँ आपको। 32 की गुणा जब आप 5 में करेंगे तो आपको मिलेगा 5 दूनी 10, 5 नहीं 15 और 1 16।
160 मिल गया। और जब आप 160 को भाग करेंगे 9 से तो 9 दूनी 18 ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार ले जाएंगे आप इसको, 9 7 16 यानी कि 7 बचेगा, जीरो लगाएंगे आप, ये वाला जीरो, 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 सत्ते 63 हो जाएगा। और इस प्रकार से आप इसको घटाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर आपका जीरो बढ़ जाएगा और फिर 9 सत्ते 63। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर 7 मिलेगा। तो x का मान हम ज़्यादा डिवाइड नहीं करेंगे, हमारा जो आएगा वो 17.7 आएगा। इसको आप वो लिख सकते हैं कि ये आपका किसका मान आया है, x का मान आया है। तो जब y 0 है तो x का मान आएगा 17.7। अब हम ग्राफ पर इन बिंदुओं को दर्शा देंगे, हमारा काम हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हल तो निकल गया है, ग्राफ पे केवल हमें दर्शाना है। ठीक है ना। तो हमारे पास में ध्यान रखिएगा x जो रहेगा वो सेल्सियस में रहेगा, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा है कि जो x है वो सेल्सियस है, y फ़ारेनहाइट है। ठीक है ना। तो इसको आप अपने दिमाग में रखेंगे। पहले आप x अक्ष और y अक्ष को बनाइए और फिर हम इसको समझते हैं। तो जब हम इसका आलेख बनाएंगे तो इस प्रकार से हमें ये लेना पड़ेगा, इस प्रकार से आप इसको लेंगे, इसमें x अक्ष भी होगा और y अक्ष भी होगा। तो ये रहा x और ये रहा x डैश, ये रहा y और ये रहा y डैश। तो जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं वो 0 है। 1 सेंटीमीटर पर आप निशान लगाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, पैमाना लेंगे। पैमाना इसके अकॉर्डिंग लेंगे तो हमारे पास में 32 है और 17.7 है। तो कितने कितने का पैमाना लेंगे ताकि हमें 32 और 17.7 ये सारी संख्याएं मिल जाएं x और y अक्ष पर। तो अगर हम एक एक का लेंगे तो 32 तो बहुत दूर मिलेगा, 2 का लेंगे तब भी नहीं मिलेगा, 4 का लेते हैं, 4 चौक 16 नहीं मिलेगा, 5 चौक 20, 5 से भी नहीं बनेगा। तो हम यहाँ पर 8 चौक 32, 8 का लेने पर तो हमें मिल जाएगा। ठीक है ना। तो मैं 8 का पैमाना ले लेता हूँ ताकि हमें ये संख्याएं जो हमने यहाँ पर निकाला है 32 17 सब मिल जाएं। तो 8 का पैमाना लेते हैं। तो 8 दूनी 16, 8 तियां 24, 8 चौक 32। अब इधर की संख्या माइनस में हो जाएंगी, -8 -16 -24 और माइनस का 32। तो 8 दूनी 16, 8 तियां 24, 8 चौक 32, -8 -16 -24 माइनस का 32। ठीक है। तो अब हम इस प्रकार से यहाँ पर संख्याओं को जो हमारे हल निकले उसको ले सकते हैं। तो x का मान 0 लीजिए, x का मान 0 है और y का मान 32 है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो क्योंकि x को हमने सेल्सियस माना है, तो यानी कि आप यहाँ पर चाहें तो इस सेल्सियस का c यहाँ पर लिख सकते हैं। तो c हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा c डैश। क्योंकि y अक्ष को हमने f माना है तो ये हो जाएगा f और ये हो जाएगा f डैश। ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि ये आपका जो लाइन है, यानी कि ये जो x अक्ष है वो आपका 80 का मतलब सेल्सियस में है, और ये जो रेखा है क्योंकि ये y अक्ष है, y अक्ष का मतलब फ़ारेनहाइट। ठीक है। तो आप चीज़ों को समझिए, बहुत आसान है, इसी तरह से किया जाएगा। ठीक है। तो x का मान 0 है, y 32 है। तो x का मान x अक्ष पे 0 यहाँ मिलेगा, y 32 मिलेगा तो यहाँ पर हमें पॉइंट मिलेगा वो, यानी कि हमें मिल गया 0 और 32। पहला पॉइंट तो मिल गया। दूसरा लेते हैं, y तो 0 है लेकिन x जो है 17.7 है। तो y 0 तो मिल जाएगा, पहले x तो देखें 17.7, क्योंकि ये y 0 है तो बिंदु कहाँ पर रहेगा, x अक्ष पे रहेगा, क्योंकि y 0 है। तो 17.7 जो कि पॉजिटिव है, कहाँ मिलेगा, यहाँ पर हमें देखना है 17.7 कहाँ पर है। तो देखिए 0 से 8 है, ये 8 से 16,
16 तो मिल गया। अब क्योंकि 16 से के बाद क्या आएगा, 16 के बाद में यहाँ जब हम चलेंगे तो 8 का अंतर और है, तो 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 यहाँ मिल जाएगा। तो 17 तो हमें यहाँ मिल जाएगा। 17.7 के लिए थोड़ा सा और आगे ले लेते हैं तो बिंदु हमें यहाँ पर मिल जाएगा। y तो 0 है, यानी कि 17.7, 0 ये हमें बिंदु यहाँ पर मिलेगा। तो इस प्रकार से अगर हम इन दोनों बिंदुओं को मिला दें तो हमारा जो आलेख है वो बन जाएगा। तो इन दोनों ही बिंदुओं को आप एक सीधी रेखा में मिलाएंगे और एक सीधी रेखा में ये मिलने भी चाहिए, तभी ये अच्छे से समझ में आएगा। तो आप इसको इस प्रकार से मिलाइए कि एक सीधी रेखा में बने, ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें। एक सीधी रेखा में मैंने बना दिया है, ठीक है। और इसका जो समीकरण है वो भी आप यहाँ पर लिख देंगे तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। तो समीकरण क्या लिखा जाएगा, समीकरण लिखा जाएगा y बराबर 9/5x प्लस 32। तो y बराबर 9/5x प्लस 32। इस समीकरण का हमने जो ग्राफ बनाया है वो यही रहेगा, जिसमें कि x जो है वो सेल्सियस है और y अक्ष जो है वो फ़ारेनहाइट है। आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इसी प्रकार से आपको करना है, बहुत ही आसान है ये, अच्छे से आप कर पाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फर्स्ट पॉइंट तो इसका सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं और सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है उसको हम समझते हैं। सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, ऐसा पूछा गया है। ठीक है, क्या पूछा गया है कि यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, ऐसा ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमारे पास में तो फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, हमारे पास में फॉर्मूला है कि F बराबर 9/5, ये रहा C प्लस का रहेगा 32। ठीक है, तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो हमें तो तापमान सेल्सियस में दिया है, फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है, तो F तो हम निकालेंगे और ये रहा 9/5, इनके बीच में गुणा का निशान, और C की जगह पर आप सेल्सियस में लिख देंगे 30 और प्लस का आएगा 32। तो 5 कम 5, 5 6 30, यानी कि F बराबर आ जाएगा 9 6 54 प्लस में 32। तो जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा फ़ारेनहाइट में निकल जाएगा। तो 4 और 2 6, 5 और 3 8, 86 फ़ारेनहाइट हमारा तापमान निकल जाएगा। यानी कि जब तापमान सेल्सियस में 30 डिग्री सेल्सियस होगा तो फ़ारेनहाइट में कितना आएगा, 86 फ़ारेनहाइट आएगा। समझ आ गया, ठीक है। आगे चलें, अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है, कह रहा है यदि तापमान फ़ारेनहाइट में 95 फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। चलिए इसको भी निकालते हैं। इसमें हमें दिया है यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है, यहाँ पर आप डिग्री भी लगा लीजिए क्योंकि तापमान हमेशा डिग्री में निकलेगा, यानी कि डिग्री सेल्सियस या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इतना जो है तो क्वेश्चन में कहा गया है सेल्सियस में तापमान क्या होगा। तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा, ये हमारा
क्वेश्चन है। ठीक है, निकल जाएगा। हमारे पास तो फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? F बराबर 9/5 इंटू सी प्लस का 32। अब हमें फ़ारेनहाइट में दिया है, यानी कि F दिया हुआ है, तो F की जगह 95 बराबर, यहाँ पर आप 1 लगाएंगे, गुणा करेंगे, 9 की गुणा सी में करेंगे 9c, 5 की गुणा 1 में करेंगे तो 5 प्लस का हो जाएगा 32। तो ये रहा 9c बटे में 5, ये हमारा 95 है, 32 प्लस में है तो माइनस में लेके आ जाइए 32 को और आपस में इन्हें घटा दीजिए। तो जब हम 95 में से 32 को घटाएंगे तो 5 में से 2 घटाएंगे 3 और 9 में से 3 घटाएंगे 6, यानी कि 63 बराबर आएगा 9c बटे में 5। अब आप इसके नीचे एक लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों की गुणा मतलब इसकी गुणा करिए तो 63 गुणा में 5, एक की गुणा 9c में करेंगे तो 9c, जब c निकालेंगे तो 63 गुणा में 5 और 9 तो यहाँ गुणा में है तो बटे में जाएगा, तो 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 होगा। मैंने यहाँ पर 6 लिख दिया है, 9 सत्ते 63 हो गया, 7 बार जाएगा ये। ठीक है, तो सेल्सियस में हमें क्या मिलेगा? 7 पचे 35 डिग्री सेल्सियस मिलेगा, यानी कि आप C बराबर लिखेंगे 35 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जब तापमान फ़ारेनहाइट में 95 होगा तो सेल्सियस में कितना आएगा? 35 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट सॉल्व हो गया। समझ आया? आगे चलिए आगे चलते हैं और आगे का जो क्वेश्चन है उसको भी हम सॉल्व करेंगे। आगे के जो पॉइंट्स हैं उनको भी लेते हैं। ये हमारा थर्ड पॉइंट भी सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट में कह रहा है कि यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, और यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। चलिए इन दोनों को निकाल लेते हैं। एक ही क्वेश्चन में 2 उसने पूछ लिया है, मतलब एक पॉइंट में 2 बार उसने पूछा है। अगर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, और अगर तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट तो सेल्सियस में क्या होगा। चलिए हम 4th पॉइंट निकाल के देख लेते हैं। तो जब हम 4th पॉइंट में जाएंगे तो 4th पॉइंट में हमारा फॉर्मूला क्या है, पहले तो फॉर्मूला लिख लीजिए कि F बराबर है 9/5 गुणा में C प्लस का 32। आप यहाँ ब्रैकेट चाहें तो ब्रैकेट भी लगा दीजिएगा, इससे कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये आप बाद में हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जब गुणा करेंगे तो ब्रैकेट हटाना पड़ेगा। तो कह रहा है कि यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा। तो फ़ारेनहाइट में निकाल लेते हैं। तो F बराबर आ जाएगा 9/5 गुणा C तो हमें 0 कर दे दिया है, C क्या दे दिया है 0, तो F कितना आएगा ध्यान से देख लीजिए। 0 की गुणा 9/5 में करेंगे 0 बन जाएगा प्लस का 32, यानी कि फ़ारेनहाइट में निकल जाएगा 32, क्योंकि 0 इसमें जोड़ेंगे तो 32 ही मिलेगा डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो इसका मतलब अगर तापमान अगर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, हमने वो निकाल दिया है। तापमान अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में कितना आएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और यदि तापमान फ़ारेनहाइट दिया हुआ है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो सेल्सियस में क्या होगा, इसको अब हम निकाल के देखेंगे, क्योंकि ये हमें पूछा गया है कि अगर तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। चलिए फॉर्मूले से निकालते हैं। तो F बराबर है 9/5 और ये रहा गुणा में C प्लस का 32। अब क्योंकि फ़ारेनहाइट हमारा क्या हो गया 0 हो गया है, तो 0 बराबर हो जाएगा, इसके बटे में 1 लगाएंगे, 9 की गुणा C में करेंगे 9C, 5 की गुणा 1 में करेंगे 5 और प्लस का हो जाएगा 32। तो प्लस 32 तो माइनस में आ जाएगा, माइनस का 32 हो गया। ठीक है, यहाँ बचेगा 9C बटे में 5, इसके नीचे 1 लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप,
तो इसकी गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का 32 गुणा में 5, 1 की 9c में करेंगे तो 9c, और जैसे ही आप c का मान निकालेंगे तो इन दोनों की गुणा हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले तो यहाँ पर गुणा करेंगे 32 की गुणा 5 में, तो क्या मिल जाएगा, चलिए करके देख लेते हैं। 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 5 3 15 और 1 16, माइनस में है ये और ये प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि 160 मिलेगा। ठीक है, और फिर ये जो 9 यहाँ गुणा में है वो इसके बटे में चला जाएगा। तो सेल्सियस में जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो ये पॉइंट में चला जाएगा। तो 160 को हमने 9 से भाग किया हुआ है, ये 17.7 आएगा, 17.7 आएगा डिग्री सेल्सियस। यानी कि आप कह सकते हैं सी हमारा जो मिलेगा वो 17.7 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है इस तरह से निकलेगा। एक बार मैं इसका आंसर देख लेता हूँ क्योंकि पॉइंट में आ रहा है, ये पॉइंट में यही होना चाहिए। फोर 4.3 और ये है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो ये हमारा लगभग में लिखा हुआ है 17.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हैं क्योंकि जब हम इसका डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा ये कटेगा नहीं। जब मैं इसको पूरा पूरा डिवाइड करूंगा तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर भाग किया था, दशमलव लगाए तो एक बार 0 और आएगा, तो 9 7 63 एक बार और चला जाएगा, फिर 7 बचेगा। तो ये पूरा पूरा कभी कटेगा नहीं, शेषफल पे हमेशा कुछ ना कुछ बचा रहेगा। तो 17.77 को आप लिख सकते हैं 17.8 डिग्री, सॉरी वहां पर हम लिखेंगे डिग्री, तो इसको आप 17.77 को क्या लिख सकते हैं, 17.8 लिख सकते हैं लगभग में। ये जो लिखा जाएगा ये लगभग में लिखा जाएगा, इसको भी आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है ना, तो जब आप इसको लिखेंगे तो 17.77 मान लीजिए ये आ रहा है, 17.77 आ रहा है, तो आप इसको लिखेंगे 17.8 डिग्री सेल्सियस, जो कि लगभग में लिखेंगे क्योंकि ये हमारा पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ है, शेषफल में अभी भी 7 बचा हुआ है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप इसको इसी प्रकार से करेंगे। ये लिखा है 17.77 डिग्री सेल्सियस, इसको लगभग में लिखना है तो 17.8 डिग्री सेल्सियस आप लिखेंगे, यानी कि जब इस 7 को हम छोड़ेंगे तो इस 7 को हमें 8 बनाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप इतना भी कर देते हैं तो भी आपको नंबर फुल मार्क्स ही मिलेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे भी आप कर सकते हैं, ये भी ठीक रहेगा। ये तो बस मैंने समझाने के लिए आपको बताया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 4th पॉइंट। 5th पॉइंट में क्या कह रहा है, 5th पॉइंट में कह रहा है 5th पॉइंट में कि क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मकता समान है, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। तो अब वो कह रहा है कि क्या ऐसा कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों क्या हो, संख्यात्मक रूप से समान हो। तो चलिए ऐसा हम ज्ञात करके देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो कहा गया है, दिया है 5th पॉइंट में दिया है कि ये जो हमारा फ़ारेनहाइट है वो बराबर हो जाए सेल्सियस के। दिया है कि जो फ़ारेनहाइट है वो सेल्सियस के बराबर है, तो वो कौन सा मान होगा, यानी कि कौन सा संख्यात्मक वैल्यू होगी जिसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों आपस में बराबर होंगे। तो ये चीज तो F बराबर C दिया हुआ है, तो फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको ज्ञात करके देखेंगे। ठीक है, चलिए ज्ञात करके देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो हमारा जो फॉर्मूला है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, मैंने यहाँ पर F और C को बराबर इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में जानना चाहता है कि संख्यात्मक रूप से क्या ऐसा कोई तापमान है जिसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों आपस में संख्यात्मक रूप से बराबर हो जाएं, यानी कि जो वैल्यू फ़ारेनहाइट में आए वही वैल्यू सेल्सियस में भी आना चाहिए। तो उसको हम ज्ञात करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को, और जो फॉर्मूला है उसको लिखेंगे। F बराबर हम लिखेंगे 9/5 C + 32। ठीक है, तो क्योंकि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों आपस में बराबर हैं
तो या तो आप सेल्सियस की जगह फ़ारेनहाइट लिखिए, फ़ारेनहाइट की जगह सेल्सियस लिखिए, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो इस फ़ारेनहाइट की जगह पर मैं लिख देता हूँ सेल्सियस, तो बराबर आ जाएगा हमारा 9/5 और गुणा का निशान ये सी रहेगा प्लस का 32। मैंने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि जो फ़ारेनहाइट है वो सेल्सियस के बराबर है, इसलिए एफ की जगह पर मैंने सी को लिख दिया है। तो सी बराबर आ जाएगा 9 की गुणा सी में करेंगे 9C बटे में, इसमें 1 लगा के 5 की में गुणा करेंगे 5 प्लस का रहेगा 32। तो जब आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसको अगर आप सॉल्व कर पाते हैं तो ये क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं और आपको आंसर मिल जाएगा। तो अगर हम इसको ध्यान से समझें, तो इसको हमें समझना है। ठीक है, देखिए आप इसके नीचे 1 लगा सकते हैं और C बराबर, अब आप यहाँ एलसीएम लीजिए, 5 और 1 का एलसीएम आपको 5 मिलेगा, सिंपल। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इस 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, 1 की गुणा 9C में करिए 9C प्लस 5 को इस 1 से डिवाइड करिए तो आपको 5 मिलेगा, 5 की गुणा 32 में कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 5 से 15 और 1 16 यानी कि 160 मिलेगा। अब आप इसके नीचे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जब आप ऐसा करेंगे तो 5 की गुणा C में हो जाएगा तो ये 5C बन जाएगा, 1 की गुणा जब इस पूरे में करेंगे तो 9C प्लस का 160। ध्यान दीजिएगा इस 1 की गुणा पूरे में होता है, ना कि केवल 9C में, पूरे में होगा 1 की गुणा तो हमें पूरा यही मिलेगा, क्योंकि 1 से कर रहे हैं तो वही मिलने वाला है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5C और 9C प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा, 9C यहाँ मिल जाएगा हमें 160। घटा दीजिए 9C में से 5C तो माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का निशान, और ये रहा 4C और ये रहा 160। जैसे हम C निकालने जाएंगे तो ये रहा 160, C यहाँ -4 गुणा में है तो -4 बटे में जाएगा, तो C बराबर 4 से काट दीजिए, 4 चौक 16, ये 0 बचेगा, 0 यहाँ पर लिखा जाएगा, पूरा पूरा कट गया और ये रहा 40। माइनस के निशान लगाना पड़ेगा, तो यानी कि ये जो -40 आया है, -40 क्या होता है, ये दोनों में ही बराबर होता है, यानी कि जो फ़ारेनहाइट है और सेल्सियस है ये दोनों ही बराबर होंगे -40 डिग्री पर। यानी कि जब तापमान -40 डिग्री होगा तो सेल्सियस में भी उतना ही होगा और फ़ारेनहाइट में भी उतना ही होगा। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि जो फ़ारेनहाइट है उसका जो तापमान होगा वो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा और सेल्सियस में भी कितना होगा, सेल्सियस में भी -40 डिग्री सेल्सियस होगा, यानी कि दोनों में बराबर ही रहेगा। फ़ारेनहाइट में भी -40 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में -40 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ये जो वैल्यू है संख्यात्मक रूप में समान है, यानी कि आप कह सकते हैं कि अतः जो F है वो बराबर होगा C के किस पे, -40 डिग्री तापमान पर। ठीक है, इस तापमान पर -40 डिग्री तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों आपस में बराबर रहेंगे। तो इस चीज़ को आप दिमाग में रखिएगा, इसी प्रकार से ये हमें करना है। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो कि कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अब इसके अंदर इस एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो गया है 4.3। इसके बाद हमारा जो शुरू होता है वो अगला एक्सरसाइज है जो कि 4.4 है। तो यहाँ पर जो एक्सरसाइज 4.4 है मैं थोड़ा सा आपको पहले समझा देता हूँ कि एक्सरसाइज 4.4 में आप क्या पढ़ेंगे। आप उसमें पढ़ेंगे x अक्ष और y अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण, ये आपको पढ़ना है। यानी कि x अक्ष और y अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण, रेखाओं के
समीकरण। ये हमारा अगला टॉपिक है जो हमें एक्सरसाइज 4.4 में पढ़ना है और इसको समझना है। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण को हमें यहाँ पर पढ़ना है, समझना है, जानना है। ठीक है, तो इसको हम दो स्थितियों में डिवाइड कर लेते हैं। पहला हो जाएगा एक्स अक्ष का समीकरण, एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, वाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। तो पहले मैं आपको समांतर का मतलब समझा देता हूं। तो ये जो समांतर यहाँ पर शब्द आया है, इस समांतर का मतलब ज्यादा कुछ भी नहीं है। इस समांतर का मतलब केवल इतना है, जैसे मान लीजिए ये एक रेखा है, मैं कह रहा हूँ इसके समांतर एक रेखा खींचिए, तो ये हो गई एक रेखा। और रेखा खींचना है तो ये हो गई रेखा, ये हो गई रेखा। जितना चाहें आप खींच सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि जब इन रेखाओं को हम आगे बढ़ाएं और इन रेखाओं को आगे बढ़ाएं तो आपस में एक दूसरे को टच ना करें, एक दूसरे को छुए ना, एक दूसरे को काटे ना। जैसे कि अगर आप इस रेखा को और इस रेखा को आगे बढ़ाएंगे तो ये तो एक दूसरे को, जैसे मैंने बढ़ाया तो ये तो एक दूसरे को काट रही है इस बिंदु पर, तो ये समांतर रेखा नहीं है, इसको बोलेंगे असमांतर रेखा। लेकिन इन ये जो दोनों रेखाएं, चाहे इसको आप दोनों रेखाओं को पीछे बढ़ाइए या आगे बढ़ाइए, एक दूसरे को छुए ना, तो ये समांतर रेखाएं होती हैं। तो समांतर रेखाएं इस प्रकार से भी हो सकती हैं और इस प्रकार से भी समांतर रेखाएं हो सकती हैं। बस वो एक दूसरे को टच ना करे जब उनको हम आगे बढ़ाएं, एक दूसरे को काटे ना, प्रतिच्छेद ना करे, तो समांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर केवल आपको एक ही समांतर रेखा, दो समांतर रेखाओं को समझना था। ठीक है ना, तो जब हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण समझना है। तो पहले तो आप इसको ध्यान से देखिए कि हमारा जो एक्स, जो कार्तीय तल है वो किस प्रकार से है। तो ये रहा एक्स, ये रहा एक्स डैश, ये रहा वाई, ये रहा वाई डैश। ठीक है, और जब हम यहाँ पर एक कार्तीय तल बनाएंगे तो यहाँ पर भी एक कार्तीय तल बन जाएगा। ये रहा एक्स, ये रहा एक्स डैश, ये रहा वाई और ये रहा वाई डैश। ठीक है, तो जब हम इसको ध्यान से देखेंगे तो एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण देखना है। तो एक्स अक्ष क्या है, ये रहा एक्स अक्ष, इसके समांतर रेखा कहाँ पर है, इसके समांतर आप नीचे से भी कोई रेखा खींच दीजिए या ऊपर से खींच दीजिए, जहां से खींचेंगे वहीं से माना जाएगा। तो एक्स अक्ष के समांतर एक रेखा खींचिए, तो ये रहा एक्स अक्ष। रेखा आप यहाँ भी खींच सकते हैं, यहाँ भी खींच सकते हैं, यहाँ भी खींच सकते हैं, ऊपर भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मान लीजिए मैंने एक रेखा खींचा है, तो ये जो रेखा है, अगर मैं इस रेखा को एक नाम दे दूं, कुछ भी दे देते हैं नाम, ये रहा ए बी, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो ए बी रेखा है, ए बी जो रेखा है वो एक्स अक्ष के समांतर है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है वाई अक्ष के समांतर रेखा खींचिए, तो ये रहा वाई अक्ष, वाई अक्ष है ना, तो वाई अक्ष के समांतर आप यहाँ से भी खींच सकते हैं, यहाँ से भी खींच सकते हैं, यहाँ से भी खींच सकते हैं, इधर से भी खींच सकते हैं, जहां से चाहे आप वहां से खींच सकते हैं। तो मान लीजिए मैं वाई अक्ष के समांतर खींचना चाहता हूं, तो यहाँ खींच रहा हूं, तो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। तो इसके अंदर इस आलेख में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए बी जो रेखा है वो वाई अक्ष के समांतर है, यहाँ पर जो ए बी है वो एक्स अक्ष के समांतर है। तो एक्स अक्ष के समांतर किस प्रकार से रेखा खींचेंगे आप, उसको आप समझ गए। वाई अक्ष के समांतर किस प्रकार से रेखा खींचेंगे वो भी आप समझ गए। तो एक्स अक्ष के समांतर की जो रेखा होगा उसका समीकरण क्या होगा, वाई अक्ष के समांतर अगर कोई रेखा है तो उसका समीकरण क्या होगा, वही आपको यहाँ पर समझना है। ठीक है, तो आप इसको कैसे समझेंगे, यही आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है,
क्योंकि अगर आप इस रेखा को ध्यान से देखें, ये रेखा यहाँ पर काट रही है, ठीक है, और यहाँ पर जो दूरी होगी सभी की बराबर होगी, यहाँ पर जो दूरी होगी सभी की बराबर होगी। और क्योंकि ये रेखा y को यहाँ पर टच कर रहा है तो y 0 हो जाएगा यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ कि y आपका 0 है, y यहाँ पर क्या है, y 0 है। तो अगर y 0 है तो आप इसका समीकरण कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। ये आपको समझने के लिए था कि ये जो बिंदु है यानी कि जो रेखा है, ये रेखा का ये जो बिंदु है ये y अक्ष को यहाँ पर काट रहा है। तो ये जो बिंदु आया है, इस बिंदु पर तो अगर हम इस बिंदु को ध्यान से देखेंगे तो ये जो बिंदु है यहाँ पर, इस बिंदु का जो x निर्देशांक होगा और y निर्देशांक, क्योंकि ये बिंदु y अक्ष पर स्थित है तो इसका x 0 हो जाएगा। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर चीज़ों को समझना है, अगर आप समझ पाएंगे तो आपके लिए आसान है। तो यहाँ पर जो है ये जिस बिंदु की मैं बात कर रहा हूँ ये y अक्ष पर स्थित है। तो अगर ये बिंदु y अक्ष पर स्थित है तो इसका x 0 होगा, तभी ये y अक्ष पे स्थित होगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसको फिर से लिख लेता हूँ, इसको आप काट लीजिए कि x जो रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x 0 रहेगा क्योंकि बिंदु जो है, ये जो बिंदु है ये y अक्ष पर है। तो अगर ये बिंदु y अक्ष पर है तो इसका x 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर x 0 है तो वो बिंदु y अक्ष को काटेगा। और जब हम इस AB का समीकरण लिखने जाएंगे, AB रेखा का समीकरण, ठीक है, जब आप लिखने जाएंगे तो वो जो दो चर वाला रैखिक समीकरण बनेगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण जो बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा। देखिए हमारे पास में क्या है, हमारे पास में x बराबर 0 है, लेकिन इसके अंदर y नहीं है तो y तो हमें लेके आना पड़ेगा। y आप कहाँ से लेके आएंगे, y की तो हमें ज़रूरत है। तो आप इसके अंदर y लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, आप x प्लस y बराबर 0 लिख देंगे, क्योंकि y तो इसके अंदर था नहीं, y को तो हम लेके आए हैं। तो इस y को 0 से कर देंगे गुणा, तो ये बन जाएगा x प्लस 0, गुणा की जगह ये पॉइंट आएगा, y बराबर 0। तो यानी कि ये जो समीकरण है वो इस AB का समीकरण माना जाएगा। समझ आ गया। तो इस प्रकार से हमने इस समीकरण को लिखा है। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, y अक्ष का रेखा का समीकरण देखना है, तो क्योंकि ये जो रेखा है AB, जब हम इसका देखेंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे AB रेखा का समीकरण, AB रेखा का समीकरण। तो जब आप यहाँ पर लिखेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण जब आप लिखेंगे, ठीक है, तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये रेखा x अक्ष को यहाँ पर काट रहा है। तो ये बिंदु तो x अक्ष पे है तो y 0 होना चाहिए। तो y अगर 0 है तो x नहीं है इसके अंदर, दो चर में बनेगा जब इसके अंदर x आएगा। तो x मैं यहाँ पर लिख दूंगा। तो जब मैं इसके अंदर x लिख दूंगा तो x तो इसके अंदर था नहीं, तो इसको 0 से गुणा कर देंगे। तो इसको लिखा जाएगा 0.x प्लस में y बराबर 0। ये जो समीकरण है ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण है जो कि इस AB का समीकरण माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी जो समीकरण होगा, अगर वो x अक्ष के समांतर है तो वो समीकरण x प्लस 0.y बराबर 0 के रूप में होगा। इसी प्रकार से अगर वो समीकरण यानी कि अगर वह रेखा AB जो है वो y अक्ष के समांतर है तो 0.x प्लस y बराबर 0 के रूप का होगा। यानी कि अगर रेखा x अक्ष के समांतर है
तो उसमें y 0 बन जाएगा, और अगर रेखा y अक्ष के समांतर है तो उसके अंदर x 0 बन जाएगा। तो यही सब चीजें यहाँ पर आपको समझना था कि अगर कोई रेखा x अक्ष के समांतर है तो उसका समीकरण क्या होगा, अगर कोई रेखा y अक्ष के समांतर है तो उसका समीकरण क्या होगा। तो इसमें केवल आपको इतना ही समझना है, बाकी जो एक्सरसाइज है वो तो बहुत इजीली आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम आपको सीधा एक्सरसाइज सॉल्व करके दिखा देते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत आसान है एक्सरसाइज 4.4। चलिए उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। बाकी जो इसके अंदर बेसिक नॉलेज आपको चाहिए थी वो मैंने दे दिया है। ये जो मैंने समझाया है यही हमें यहाँ पर पढ़ना था और समझना था, जो कि अपने आप में बहुत ही आसान है। ठीक है, तो जब हम एक्सरसाइज 4.4 लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, चलिए इसको देखते हैं। इसमें हमें लिखा है एक चर वाले और दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है कि एक चर वाले और फिर दूसरा पॉइंट भी दिया है, कह रहा है दो चर वाले, एक चर वाले और दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में, रैखिक समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। ज्यामितीय निरूपण कीजिए। तो पहले हम फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, एक चर वाले। फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, ठीक है। और एक चर में y बराबर 3 ही रहेगा। एक चर का मतलब होता है कि केवल एक चर हो, तो y बराबर 3 कहाँ पर आएगा। आप एक संख्या रेखा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक संख्या रेखा बनाएंगे, और वो संख्या रेखा इस प्रकार से रहेगा। इधर भी ये अनंत रूप से जाएगी, इधर भी अनंत रूप से जाएगी, बीच में 0 होता है। तो ये रहा, एक एक सेंटीमीटर पर आप निशान लगा देंगे। यहाँ पर भी आप ऐसे ही करेंगे। तो 1 2 3 -1 -2 -3। तो 3 कहाँ पर मिला, यहाँ पर मिल गया 3। तो आप बता देंगे कि y बराबर जो 3 आएगा वो यहाँ पर हमें मिल जाएगा। इस रेखा को थोड़ा सा लंबा कर दीजिए, बस y बराबर 3 एक चर में आ जाएगा। ठीक है, तो एक चर में तो बहुत ही आसान था, इसको हमने आसानी से दिखा दिया। एक चर में तो ज्यादा कुछ भी नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो अब हम दूसरा पॉइंट लेते हैं, दो चर वाले। तो जब हमारे पास में y बराबर 3 दिया है तो इसको दो चर में बदलिए पहले, तभी हम इसको दो चर में दर्शा पाएंगे। तो दो चर में तो ये है ही नहीं, तो x हमें और लाना पड़ेगा इसके अंदर। लेकिन x तो इसके अंदर नहीं था, इसके अंदर x था नहीं था, हमने लाया है। तो x को हम गुणा कर देंगे 0 से, तो ये माना जाएगा 0.x प्लस y बराबर 3। इस पॉइंट का मतलब गुणा है, क्योंकि 0 गुणा x में करेंगे तो कट जाएगा, 0 खत्म और x खत्म हो जाएगा, तो ये y बराबर 3 आपको फिर से ये मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि दो चर के रूप में दिखाना है तो दो चर के रूप में हमें इस तरह से इसको लाना पड़ेगा। अब आप यहाँ पर दो हल ज्ञात कर लीजिए और आप आसानी से यहाँ पर ग्राफ बना दीजिए, क्योंकि ज्यामितीय निरूपण का मतलब होता है ग्राफीय निरूपण। तो एक चर का जो ज्यामितीय निरूपण होता है वो संख्या रेखा पर होता है, और जब दो चर का हम ज्यामितीय निरूपण करते हैं तो उसका हम आलेख बनाते हैं x अक्ष और y अक्ष पर। समझ आ गया, तो चीजों को समझिएगा। ठीक है, तो दो हल निकाल लेते हैं। मैं यहाँ पर बॉक्स बना देता हूं और हम इसका आसानी से दो हल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में x है, हमारे पास में y है।
क्योंकि x तो पहले से ही ऑलरेडी 0 है तो x का मान आप नहीं रखेंगे। x अपने आप में पहले से ही 0 है तो x का मान आपको रखना ही नहीं है। y का मान रखिए। तो पहले मैं y का मान 1 रख देता हूँ। y का मान 1 है तो x का मान क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। क्योंकि y का मान 1 रखने पर तो इसके अंदर ये हो जाएगा 0 गुणा x प्लस y का मान 1 बराबर 3। तो 0 की गुणा x में करेंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, 0 की x में हो जाएगा तो x ये तो 0 बन जाएगा पूरा। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने उल्टा समझ लिया। मैंने आपको जो है आप इस प्रकार से रखेंगे कि क्योंकि x यहाँ पर 0 है तो आपको हमेशा x का ही मान रखना है और y का मान निकालना है, ठीक है, तभी ये हमारा ग्राफ बन पाएगा। तो x का मान मैं यहाँ पर 1 रख रहा हूँ तो इसको आप काट के x बराबर 1 लिख लीजिएगा। क्या रखेंगे, x बराबर 1 रखेंगे। तो जब आप इस समीकरण के अंदर, हमारा जो समीकरण है वो है 0 गुणा x प्लस वाई बराबर 3। तो 0 गुणा x का मान हमने 1 रखा है तो प्लस y बराबर 3। तो 0 गुणा 1 में करेंगे 0 हो गया प्लस y बराबर 3, यानी कि हमेशा जो है y आपको 3 मिलेगा। y हमेशा आपको कितना मिलेगा, y आपको 3 मिलेगा। तो x का मान 1 है, y का मान 3 है। अब फिर से आप x का मान रखिए। आपको हमेशा x का ही मान रखना है, जो 0 रहेगा उसी का ही मान रखेंगे। यहाँ पर मैंने जो लिखा था वो x बराबर 1 रखने पर लिखा था, आप इसको साफ साफ लिखिएगा, ठीक है। x बराबर 1 रखना है तो x बराबर 1 है तो y का मान क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो आप डब्बे में लिख लीजिएगा कि y का मान 3 है। अब x का मान हम 2 रख देते हैं तो x का मान जो 0 रहेगा, यानी कि इस समीकरण के अंदर 0 गुणा x प्लस y बराबर 3, जो x जो 0 है तो उसी का ही बार बार आप मान रखेंगे, तभी इस प्रकार के समीकरण का आलेख अच्छे से आप बना पाएंगे। तो x का मान 2 रख रहे हैं तो चलिए देखते हैं y क्या मिलेगा। x बराबर 2 रखने पर तो x का मान 2 है तो समीकरण क्या है, 0 गुणा x प्लस वाई बराबर 3, ये तो समीकरण है। तो 0 गुणा x का मान 2 हो गया प्लस y बराबर 3। 0 की गुणा 2 में करेंगे 0 प्लस y बराबर 3, तो y हमें 3 मिल जाएगा। तो y फिर से 3। आपको मैं बता दूं कि आप x का मान चाहे 1 रखें, चाहे 2 रखें, चाहे 3 रखें, चाहे 4 रखें, आपको हमेशा एक बार और रख लेते हैं। चलिए एक बार और रख लेते हैं। आपको हमेशा जो है जो y है वो 3 ही मिलेगा। तो अब हम x का मान 3 रख देते हैं। तो जब मैं x का मान 3 रखूंगा तब क्या होगा, x बराबर 3 रखने पर तो x का मान 3 है तो 0 गुणा x प्लस वाई बराबर 3, ये तो समीकरण है। तो 0 गुणा x का मान कितना है, 3 है, तो प्लस y बराबर 3। तो 0 की गुणा 3 में करेंगे 0 प्लस y बराबर 3, तो y हमें कितना मिल गया, 3 मिल गया। तो जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे, ज्यामितीय निरूपण करेंगे, तो इस प्रकार से आप उसका ज्यामितीय निरूपण दिखाएंगे, ठीक है। तो इसमें आप x अक्ष भी लेंगे और y अक्ष भी लेंगे, ठीक है। तो ये रहा x, ये रहा x डैश, ये रहा y और ये रहा y डैश, ये रहा 0 और 1-1 सेंटीमीटर पर आप इस तरह से निशान लगा लेंगे, जो कि बहुत ही आसान है आपके लिए। आप इसको अच्छे से कर पाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। तो इसको दर्शाते हैं। x का मान 1 है तो y 3 है। तो x का मान 1 है, y 3 है। y 3 का मतलब क्या है, ये रहा y 3। तो इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, तो एक दूसरे को कहाँ पर काटेंगे, यहाँ पर काटेंगे। अब x 2 है, y 3 है, तो x 2 ये रहा, y 3 यहाँ पर है। इसको जब हम आगे ले जाएंगे, इसको इधर से लेके जाएंगे, तो एक दूसरे को यहाँ पर काटेंगे। x 3 है, y 3 है, तो x यहाँ 3 है, y 3 यहाँ पर है। इसको आगे ले जाएंगे, इसको यहाँ से लेके आएंगे, तो एक दूसरे को यहाँ पर काटेंगे।
और जब आप इन बिंदुओं को मिला देंगे तो ये एक रेखा बनेगी, एक बड़ी सी रेखा बनेगी। इसको आप पीछे भी मिला दीजिएगा, ठीक है। तो इसके जो निर्देशांक हैं वो हैं 1,3, इसका जो निर्देशांक है वो है 2,3, इसका जो निर्देशांक है 3,3, जो कि हमने यहाँ से लिखा है, ठीक है। पहला जो है 1,3, दूसरा है 2,3, तीसरा है 3,3, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये रेखा इस x अक्ष के समांतर है, ये जो रेखा है वो x अक्ष के समांतर है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से समझेंगे और अच्छे से समझेंगे। और इसका जो समीकरण है, इस समीकरण को लिख दीजिए। क्या है समीकरण? समीकरण है 0.x प्लस y बराबर 3। यही आपको समझना था, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से समझिए, ध्यान से देखिए कि किस प्रकार से हम इसको बनाएंगे, ठीक है। आप इसको समझ पा रहे हैं? यहाँ पर अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इस बिंदु पर y जो है हमारा, क्योंकि ये बिंदु x अक्ष पर है तो y यहाँ पर 3 है, लेकिन x यहाँ पर 0 है। x क्या है? 0 है। तो ये जो रेखा है यानी कि y बराबर 3, y बराबर 3 का जो दो चर में ज्यामितीय निरूपण होगा वो x अक्ष के समांतर रहेगा। y का मान आप कुछ भी लीजिए, y का मान 3 हो सकता है, y का मान 5 हो सकता है, y का मान 2 हो सकता है, y का मान 10 हो सकता है, y का मान 20 हो सकता है। वो सभी y का मान अगर आप लेते हैं और दो चर में अगर आप निरूपण करेंगे तो वो हमेशा x अक्ष के समांतर रहेगा। ये आपका रिजल्ट है जो कि आपको दिमाग में रखना है कि कोई भी y का मान जो इस प्रकार से दिया जाएगा और वो y का मान कुछ भी होगा अगर, और जब आप उसका दो चर में ज्यामितीय निरूपण करेंगे वो हमेशा x अक्ष के समांतर ही आपको मिलने वाला है। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है फर्स्ट पॉइंट, इसमें हमने एक चर में और दो चर में निरूपण कर दिया। लास्ट क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.4 में केवल 2 ही क्वेश्चन हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया है, क्वेश्चन नंबर 2 को भी कर लेते हैं ताकि हमारा ये कंप्लीट हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है कि एक चर वाले दो चर वाले समीकरण के रूप में 2x प्लस 9 बराबर 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। तो ये हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें भी हमें वही करना है, एक चर में और दो चर में करना है। तो जब आप इसको हल करेंगे तो जो दिया गया समीकरण है, दिया गया जो समीकरण है वो क्या दिया है हमें दिया है 2x प्लस 9 बराबर 0, यानी कि 2x प्लस 9 बराबर 0, ये हमें दिया हुआ समीकरण है। इसको भी हम पहले एक चर में ज्यामितीय निरूपण करेंगे, फिर दो चर में करेंगे। तो एक चर में तो करने के लिए हमें x का मान चाहिए, तो यहाँ से x का मान निकाल लीजिए। 2x बराबर प्लस 9 है तो माइनस में चला जाएगा। ये 0 तो अपने आप में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा, 0 को आप छोड़ सकते हैं। तो x का मान जब आप निकालेंगे तो -9, 2 यहाँ गुणा में है तो बटे में जाएगा, इसको आप काट देंगे तो आपको मिलेगा माइनस का 4.5। तो x का मान क्या मिल गया? 4.5, जो कि माइनस में मिलेगा क्योंकि माइनस का 9.9 बटे में 2 था ये। तो जब आप इसको भाग करेंगे तो माइनस में तो लिखा ही जाएगा। तो x का मान क्या मिलेगा? माइनस का 4.5। इसको आप दिमाग में रखिएगा। तो x का मान किस तरह से कैलकुलेशन करके निकाला जाएगा? हमने यहाँ पर 9 को 2 से भाग करा है, तो मैं आपको भाग करके भी दिखा दे रहा हूँ कि 9 को जब आप 2 से भाग करेंगे तो 2 चौक 8 हो जाएगा। घटाने पर 1 मिलेगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 2 पंचे 10। तो इसका मतलब आपको क्या मिलेगा? 4.5। और क्योंकि माइनस में तो माइनस का निशान भी लगा रहेगा। तो x का मान हमारे पास आ गया है। तो ज्यामितीय निरूपण जब आप करेंगे किसमें? एक चर के रूप में, एक चर वाले, एक चर वाले के रूप में करेंगे तो -4.5 आपको कहाँ पर मिलेगा? माइनस की दिशा में मिलेगा।
तो इस प्रकार से आप एक रेखा बनाएंगे जो कि संख्या रेखा बनाएंगे। मैंने आपको समझा दिया है। क्या बनाएंगे? एक संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा आप बनाएंगे, ठीक है। तो जब आप संख्या रेखा बनाएंगे तो बीच में आपको 0 मिलेगा और ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 और यहाँ पर ले लेते हैं 5, तो -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। हमारा x का मान माइनस में है, ध्यान रखिएगा। एक चीज और, अगर आप यहाँ पर x और x डैश भी लिख देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये x अक्ष पर ही है। किस पे है? ये x अक्ष पर है, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप x और x डैश भी लिख सकते हैं, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो तो आपको समझने के लिए था ये। तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये हमारा चर y में है, ये चर x में है, तो अगर यहाँ पर ये y है तो आप इसको y और y डैश लिखेंगे। इसका मतलब आप रहने दीजिए, ये आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको नहीं लिखेंगे तो ही ठीक रहेगा, इसलिए मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर y का मान 3 दिया है, तो उसके लिए भी हमने हमारा x अक्ष हो जाएगा, और यहाँ पर x का मान है तो इसका भी x अक्ष हो जाएगा, तो दोनों में आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो आप एक काम करेंगे, अगर एक ही चर में है, एक चर वाला रैखिक समीकरण है जिसमें कि केवल एक चर है, चाहे वो x में हो चाहे वो y में हो, तो आप हमेशा केवल संख्या रेखा लेंगे और उस संख्या रेखा पर उसको दिखा देंगे, बात खत्म हो जाएगी। यहाँ पर भी मैं संख्या रेखा ले रहा हूँ और जो मान आया है x का -4.5 उसको दर्शा दूंगा। तो क्योंकि ये माइनस का 4.5 है तो माइनस की दिशा में मिलेगा, तो -4 ये रहा, आधा और ले लेंगे, यहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने दिखा दिया क्या है ये है हमारा x बराबर -4.5। और अगर आप इसको 9/2 भी लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि -9/2 अगर आप x का मान यहाँ पर जो मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि पॉइंट में बदलने के बाद ही आप इसको संख्या रेखा पर देख पाएंगे, ठीक है ना। तो संख्या रेखा पर देखने के लिए आपको इसको पॉइंट में बदलना पड़ेगा। तो माइनस का 4.5 4, तो -4 यहाँ मिल जाएगा, 0.5 और है तो आधा और ले लेंगे तो यहाँ मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर x बराबर -4.5 भी दिखा सकते हैं या -9/2 भी दिखा देंगे, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी प्रकार से ये किया जाएगा। तो एक चर के रूप में इस प्रकार से संख्या रेखा पर ये आ जाएगा। अब हम दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? दो चर के रूप में है दूसरा, तो दो चर वाले। तो जब हम दो चर वाले के रूप में लिखेंगे तब क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। हमारे पास में जी जो x का मान आया है, हमारे पास में x का मान आया है -4.5। ये तो हमारे पास में x का मान आया है, ठीक है। तो इस x के मान को हम दो चर में बदल देंगे। तो अभी तो ये दो चर में नहीं है, केवल एक ही चर में है, तो y हमें लेके आना पड़ेगा। तो x इसके साथ हमने y लिख दिया बराबर -4.5। लेकिन इसके अंदर y तो था नहीं, तो y तो हम लाए हैं, तो 0 के साथ y लगा देंगे, यानी कि y के साथ में 0 लगा देंगे। तो 0 इसको 0 करके खत्म कर देगा गुणा करने के बाद, तो 0 बन जाएगा, फिर से यही मिल जाएगा। तो ये -4.5 जो आया है, दो चर में बदलने के लिए मैंने क्या किया है ध्यान दीजिएगा। समीकरण ये था, क्या था समीकरण? 2x + 9 = 0 था। मैंने केवल x का मान लिया है, क्या लिया है? -4.5, और इसी को ही दो चर के रूप में बदल दे रहे हैं। बदल भी दिया मैंने। तो अब केवल दो हल निकाल लीजिए और ग्राफ बना दीजिए, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो दो हल भी आप आसानी से निकाल पाएंगे। आपके पास में x है, आपके पास में y है, दो हल निकालना है।
क्योंकि यहाँ y 0 है तो हर बार आप y का ही मान रखेंगे तभी ये सही माना जाएगा। तो आप पहले y का मान 1 रख दीजिए, क्योंकि 0 ले नहीं सकते क्योंकि 0 तो है ही, 0 तो इसको बना ही देगा 0, ठीक है ना। तो y का मान 1 रखेंगे, तो y बराबर 1 रखने पर हमें x का मान क्या मिलेगा देखते हैं। तो ये रहा समीकरण, x प्लस 0 गुणा y का मान 1 बराबर 4.5, और क्योंकि ये माइनस का 4.5 है ध्यान रखिएगा, तो x प्लस 0 की गुणा 1 में करेंगे 0 बराबर माइनस का 4.5, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 4.5। 0 का कोई मतलब नहीं है, तो x का मान क्या मिला, माइनस 4.5 मिल गया। अब y का मान 2 निकाल लीजिए, तो y बराबर 2 रखने पर देखिए क्या मिलता है। तो y बराबर 2 रखने पर हमें क्या मिलेगा, चलिए इसको देख लेते हैं। तो जब हम y बराबर 2 रखेंगे तो समीकरण क्या था, x प्लस 0 गुणा y बराबर है माइनस का 4.5 के। तो x प्लस 0 गुणा y का मान 2 रखना है बराबर माइनस का 4.5, तो x प्लस 0 की y में गुणा करेंगे 0 बराबर माइनस का 4.5, और x बराबर आ जाएगा माइनस का 4.5, क्योंकि 0 का अपने आप में कोई मतलब नहीं है, तो माइनस का 4.5। तो अब आप y का मान अगर एक और निकालना चाहते हैं तो एक और निकाल लीजिए, y का मान 3 रख देते हैं। तो जब हम y का मान 3 रखेंगे तब भी हमें x का मान यही मिलेगा, क्या मिलेगा, x का मान हमें यही मिलेगा। आप y का मान रखते जाइए। तो y का मान 3 रखने पर देखते हैं, तो जब आप y का मान 3 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, समीकरण क्या है हमारा जो समीकरण है वो ये रहा, x प्लस 0 गुणा y बराबर माइनस का 4.5। तो हमारा जो समीकरण है वो है x प्लस 0 गुणा y बराबर है माइनस का 4.5। तो x प्लस 0 गुणा y का मान रखेंगे 3 बराबर माइनस का 4.5, x प्लस 0 की गुणा 3 में करेंगे 0 बराबर आएगा माइनस का 4.5, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 4.5। तो x का मान रखिए कितना, माइनस का 4.5, ये हो गया x का मान, ठीक है। तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप y का मान कुछ भी रखिए, पहले तो आप ये समझिए कि आप x का मान नहीं रखेंगे। x का मान इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पर y आपका 0 है, क्योंकि 0 की गुणा y में होगा तो 0 ही बन जाएगा। तो आप हमेशा y का मान रखेंगे अलग अलग, और x का मान आपको हमेशा माइनस का 4.5 ही मिलेगा इस समीकरण से, ठीक है ना। तो इसीलिए आप हमेशा यहाँ पर y का ही मान रखेंगे जो कि 0 हमेशा आपको देगा, और x का एक स्थिर वैल्यू होगी, x का एक स्थिर मान होगा जो कि कभी नहीं बदलेगा, यानी कि माइनस 4.5 है तो यहाँ पर हमेशा आप इस समीकरण के अंदर y का कुछ भी मान रख दीजिए, आपको हमेशा जो x मिलेगा वो माइनस का 4.5 ही मिलेगा, ठीक है। और इस प्रकार से जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो अब आप उसको वहां पर देख सकते हैं ग्राफ बना के। तो ग्राफ बनाइए, ग्राफ हम बनाते हैं, तो इसमें हमें x अक्ष भी लेना है और y अक्ष भी लेना है, तो चीजों को समझिएगा ध्यान से, ठीक है, चीजों को समझिएगा। ये रहा x, ये रहा x डैश, ये रहा y, ये रहा y डैश, तो ये रहा 0। 1-1 सेंटीमीटर पर निशान लगाइए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो 0 के बाद में यहाँ 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा।
-1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, -4 आएगा, -5 आएगा। 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। अब ग्राफ पे लीजिए, x का मान तो -4.5 रहेगा, y हमारा 1 है, तो x का मान -4.5 कहाँ मिलेगा? x का मान -4.5 तो यहाँ मिलेगा, y हमारा 1 है, तो जब इसको यहाँ से लेके आएंगे, इसको यहाँ से लेके जाएंगे, तो ये एक दूसरे को कहाँ पर काटेंगे? यहाँ पर काटेंगे। ठीक है, y आपका पॉजिटिव है ना, y आपका 1 है, प्लस में यहाँ पर मिलेगा, तो ये और यहाँ पर आप देखेंगे, तो जब आप इसको यहाँ से लेके जाएंगे, इसको यहाँ से लेके आएंगे, तो ये एक दूसरे को यहाँ पर काटेंगे। फिर से x हमारा 4.5 है, लेकिन y 2 है, y 2 हमें ऊपर मिल जाएगा, यानी कि y 2 हमें यहाँ पर मिल जाएगा, फिर y 3 हमें यहाँ पर मिल जाएगा। x तो आपका स्थिर है, माइनस का 4.5 यहीं पर ही रहेगा, -4.5 यहीं पर रहेगा। ठीक है ना, बस y का मान आप बदलेंगे, तो पहले हमने y का मान 1 पे लिया, फिर y का मान 2 पे लिया, y का मान 3 पे लिया, लेकिन x तो हमारा -4.5 ही रहेगा। और जब आप इनको एक रेखा में मिला देंगे इस प्रकार से, तो आपको एक रेखा मिलेगी जो कि y अक्ष के समांतर होगा। इसके निर्देशांक लिखिए, -4.5, 1, इसका निर्देशांक -4.5, 2, इसका निर्देशांक -4.5, 3 हो गया। ठीक है, तो ये कुछ विशेष स्थितियां हैं जो आपको अपने दिमाग में हमेशा रखना है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो x का मान -4.5 आया है, वो y अक्ष के समांतर समीकरण बना रहा है। ध्यान रखिएगा इन बातों का जो मैं बोल रहा हूं। ठीक है ना, तो x का हमारे पास में जो समीकरण था, जब हम इसको दो चर में बदल दिया है, तो बदलने के बाद में जिसका ग्राफ बन रहा है वो तो y अक्ष के समांतर है ये x का मान। x का मान कितना है? -4.5। यानी कि अब आप x का मान कुछ भी लीजिए, आप x का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या माइनस में लीजिए या प्लस में लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप x का मान माइनस में ले रहे हैं या फिर x का मान प्लस में ले रहे हैं। हमेशा आपको जो एक चर में ग्राफ मिलेगा वो तो एक संख्या रेखा पर मिलेगा, यानी कि संख्या रेखा पर उसका ज्यामितीय निरूपण होगा। लेकिन अगर वो x का मान है, चाहे वो धनात्मक है चाहे वो ऋणात्मक है, लेकिन अगर आप उसका दो चर में ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा y अक्ष के समांतर बनेगा। तो ये कुछ विशेष स्थितियां हैं जो आपको अपने दिमाग में रखना है। ठीक है ना, तो पहला पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? विशेष स्थितियों के रूप में अगर मैं आपको दिखाना चाहूं कि विशेष स्थिति, ये जो विशेष स्थिति की मैं बात कर रहा हूं वो इस प्रकार से है कि यदि x का आपके पास में कोई मान है, मान लीजिए k, x का मान कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए k है, जहां k एक पूर्णांक है। k क्या है? एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब ये प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। कि अगर वो x का मान आपको दिया हुआ है, x का मान 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, माइनस में दिया है, -2 -3 कुछ भी दिया है, तो अगर उसका आप एक ग्राफ बनाएंगे दो चर वाले के रूप में, एक चर का तो दोनों स्थितियों मैंने बता दिया है। एक चर में अगर आप लेते हैं तो चाहे x का मान हो चाहे y का मान हो, हमेशा एक संख्या रेखा रहेगी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से अगर वो है, और अगर वो एक चर के रूप में है, एक चर वाले रूप में है, तो वो हमेशा आप एक संख्या रेखा पर दिखाएंगे। किस पे दिखाएंगे? संख्या रेखा पर आप उसको दिखा देंगे।
लेकिन अगर वो दो चर के रूप में है, दो चर वाले रूप में है, तो उसका जो ग्राफ बनेगा यानी कि जो आलेख बनेगा, आलेख जो बनेगा, क्योंकि यक्स का मान आपको दिया जाएगा, यक्स का मान अगर दिया हुआ है और आप दो चर के रूप में आलेख बना रहे हैं तो वो आलेख कैसा बनेगा, वो आलेख अगर यक्स का मान आपके पास में है तो वो आलेख हमेशा वाई अक्ष के समांतर रहेगा, वाई अक्ष के समांतर रहेगा। आलेख जो होगा, आलेख और जो रेखा होगी, आलेख की जो रेखा होगी, रेखा वाई अक्ष के समांतर बनेगा, वाई अक्ष के समांतर होता है। यह आपको दिमाग में हमेशा रखना है। दूसरी बात क्या है, ये तो हो गई पहली स्थिति। दूसरी स्थिति क्या है कि यदि आपको y का मान k दिया हुआ है, अब y का मान कुछ भी हो सकता है, जहां k एक पूर्णांक है, ठीक है, k एक पूर्णांक है, तो जब आप उसको एक चर में बनाएंगे, एक चर वाले के रूप में अगर आप उसका आलेख यानी कि ज्यामितीय निरूपण करेंगे तो वो तो हमेशा एक संख्या रेखा रहेगी, संख्या रेखा पर आप उसको दिखाएंगे, संख्या रेखा पर दिखाएंगे। लेकिन अगर आपने उसका दो चर में ले लिया, दो चर वाले रूप में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसका जो आलेख बनेगा, उसका जो आलेख बनेगा उसमें जो रेखा होगी वो हमेशा यक्ष अक्ष के समांतर रहेगा। किसके समांतर रहेगा, रेखा यक्ष अक्ष के समांतर बनेगी, यक्ष अक्ष के समांतर होता है, होता है। ऐसा आप हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि जब y का मान 3 है, y का मान जब 3 है तो ये तो y का मान है, तो ग्राफ जो बना है, जो रेखा बनी है वो किसके समांतर है, यक्ष अक्ष के समांतर है। ध्यान दीजिए, सब कुछ आपके सामने है, ग्राफ कहाँ है, यक्ष अक्ष पर, यक्ष अक्ष के समांतर है। जब हमारे पास में x का मान दिया हुआ था, एक चीज और है, y का मान होगा एक चर के रूप में, वो संख्या रेखा पर होगी, दो चर के रूप में x अक्ष के समांतर होगा। इसी प्रकार से अगर आपको x का मान दिया है और एक चर के रूप में तो संख्या रेखा होगी, वो एक चर के रूप में संख्या रेखा पर होगी, और दो चर के रूप में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो y अक्ष के समांतर होगा। कहाँ होगा, जो रेखा है, ये तो रेखा हो गई, y अक्ष के समांतर है। तो ये चीजें यहाँ पर समझना आपको इम्पोर्टेंट था, जो कि मैंने कोशिश किया है कि इसको मैं दिखा भी सकूं और समझा भी सकूं। चाहे x का मान आपको कुछ भी दिया हो या y का मान दिया हो, एक चर के रूप में तो हमेशा एक संख्या रेखा पे ही आ जाएगा वो, लेकिन दो चर के रूप में अगर वो x का मान है तो y अक्ष के समांतर होगा, अगर y का मान है तो x अक्ष के समांतर होगा। ये आपको आगे भी बहुत काम आएगा। यहाँ पर जो मैंने बताया है ये आप 10th या 11th क्लास में भी अच्छे से पढ़ेंगे, तो अगर अभी से आपके दिमाग में रहेगा तो ये बहुत ही काम आएगा, ठीक है ना। तो चीज़ों को समझिए कि हाँ ऐसा सचमुच में हो रहा है। हमने यहाँ पर जब इसको ग्राफ पे देखा तो y का मान था तो x अक्ष के समांतर बना है रेखा, रेखा कहाँ बनी है, x अक्ष के समांतर है, और अगर आपके पास में x का मान है तो वो हमेशा y के समांतर बनेगी रेखा। तो इस प्रकार से अगर आप इसको देखते हैं तो ये अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो एक्सरसाइज 4.4 है, इसमें अब कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा है। मैंने इन दोनों ही क्वेश्चनों का ज्यामितीय निरूपण आपको
एक चर के रूप में, दो चर के रूप में समझा दिया है, दिखा दिया है। आप इसको आसानी से कर सकते हैं और समझ सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस प्रकार से हमारा जो चैप्टर था दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में, ये मैंने कंप्लीट समझा दिया है अच्छे से और ये हो चुका है। आप इसको अपने दिमाग में रखेंगे। अगली वीडियो में हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, 5th चैप्टर। और जो हमारा 5th चैप्टर है वो है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। इस चैप्टर के ऊपर हम डिस्कस करेंगे यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। ठीक है, तो अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी हम अपने नए वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।